हम बात करेंगे बिहार की, जो चुनावी वजहों से लगातार खबरों में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ पर एसआईआर करवा रहा है, यानी सिलेक्टिव इंटेंसिव रिव्यू, और इसको लेकर तमाम दलों ने मुकदमा कायम किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, 28 जुलाई अगली तारीख है। फौरी तौर पर कोई स्टे नहीं दिया गया, लेकिन कई सख्त सवाल पूछे गए। कई लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से सवाल तो सख्त पूछती है, पिछले कई मामलों का हवाला भी दिया गया, लेकिन अंततः फैसला उतना सख्त नहीं आता है। वहीं कई लोगों ने कहा कि वोट डालना बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और इसमें एक लिमिट के बाद सरकार या आयोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग इतने टची हैं इस टॉपिक को लेकर कि वो सड़कों पर उतर सकते हैं। अलग अलग बातें हो रही हैं। हमारे साथ बिहार के 3 विद्वान मौजूद हैं, 2 पत्रकार और 1 विश्लेषक। उनसे हम समझेंगे इस विषय के बारे में, ज़मीन पर इसको लेकर किस तरह की चर्चा है। रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड से बता रहे हैं स्थिति। सबसे पहले मैं संतोष सिंह जी आपका रुख कर रहा हूं। आप इंडियन एक्सप्रेस में लगातार इस बारे में लिख रहे हैं कि इस इंटेंसिव रिव्यू को लेकर ग्राउंड पे किस तरह की चर्निंग है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए इस बारे में। देखिए सौरभ, जब 25 से स्टार्ट हुआ तो 25 तो नहीं गए, बाद में हम लोग 1-2 रुके, और क्योंकि ये अंदर तक हम लोग को ये सिंक इन नहीं हो रहा था कि हुआ क्या है। जब वो 11 डॉक्यूमेंट्स की बात हुई, हम लोगों ने उसको पब्लिश किया, जानकारी हुई, तो हमने शुरू किया, हमारी कुली गाई दामिनी नाथ, हमने शुरू किया नालंदा से, थोड़ा के नालंदा और राघोपुर किया कि पहले देखते हैं कि ये क्या होता है। 2 इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूंसी, एक नीतीश कुमार का होम टर्फ है, एक राघोपुर जो वैशाली में आता है, वो लीडर ऑपोजिशन आरजेडी के नेता तेजस्वी रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लस वहाँ का जो सोशल कॉम्बिनेशन है मिक्स है, उसमें सब तरह के कॉम्बिनेशन है। एक हमको एक अच्छा सिंबॉलिक टेम्पल साइज मिल जाएगा। तो जैसे हमने अब नालंदा के रूइंस गए, उसके आसपास लोग वापिस सिलाव में बातचीत की, फिर बातचीत करते करते हम जब कल्याण बिघा नीतीश कुमार के पैतृक गांव आते हैं, तो वहाँ बात खुली। वहाँ दलित पॉपुलेशन भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओबीसी पॉपुलेशन है। तो एक माझी टोले में, शेड्यूल कास्ट माझी टोले में गए, तो वहाँ एक जो पूरा देखा, उसके एक दिन पहले राघोपुर गए थे, एक कोरस था कि हमारे पास आधार के अलावा कुछ नहीं है। तो और जो 11 डॉक्यूमेंट्स थी उसकी जानकारी लोगों को नहीं थी, और लोगों को ये एक पूरी तरह से पैनिक था कि इसके अलावा हम देंगे क्या। तो हमने शुरू किया कि ये बात इतनी छोटी नहीं है। तो हमने प्लान किया, तो हमने 2 टीम डिस्ट्रीब्यूट करके, एक हमारी टीम चली गई दरभंगा मधुबनी नॉर्थ बिहार की तरफ, मैं चला गया पूरा बेगूसराय कटिहार होते हुए पूरा सीमांचल का बेल्ट, पूरा सीमांचल कटिहार पूर्णिया सीमांचल अररिया कोसी का बेल्ट सुपौल से होते हुए फिर से मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर, इस तरह से मिलकर 10-11 जिले का सैंपल लिया। तो मैं अक्रॉस द बोर्ड, विलेज आफ्टर विलेज जहां से गया, सब जगह एक ही कोरस था, एक ही क्लैमर था कि हमारे पास सिर्फ आधार है। और ये एक्सरसाइज अभी क्यों हो रहा है? अभी चुनाव आने वाला है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेदर वी आर वोटर्स और नॉट। ये लोगों का कंसर्न था। और सीमांचल का जो आप बेल्ट आप जो देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, चिकन नेक तक आप, मतलब पुर्णिया तो नहीं सटता है, ये एक किनारा ठाकुरगंज बहादुरगंज होते हुए जोकी हाट होते हुए जाते हैं, तो वो सब एरिया आ जाता है। तो करीब वो 215 किलोमीटर का था। हम बॉर्डर के किनारे, मतलब नॉट नेसेसरली कि बंगाल से बॉर्डर मिल रहा है, मैं बांग्लादेश से तुम्हारा बॉर्डर मिलता नहीं है। तो उस एरिया में गए जहां की कंसंट्रेटेड मुस्लिम पॉपुलेशन था कि माइनॉरिटी का वॉइस क्या है। तो उसमें मुझे 3 कैटेगरी के लोग मिले। एक कैटेगरी जिनको कुछ पता नहीं है कि हो क्या रहा है, बेल हो गया कि नहीं, एक को है, दूसरा कह रहा है कि सिर्फ आधार है, तीसरी कैटेगरी वो कह रहा है कि जो सेकंड इजीएस्ट डॉक्यूमेंट लोगों को मांग रहा है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आवासीय। उसमें मिनिमम डेज आरटीपीएस, राइट टू पब्लिक सर्विस सेंटर में करते हैं ब्लॉक में, तो 15 दिन का उसका टाइम है, लेकिन वो कम दिन में भी बन सकता है, वो मांगेंगे। तो एक जो लैक ऑफ अवेयरनेस जो था वो बहुत, मतलब उसकी कमी थी। लोग दिखा रहे थे, देखिए मेरे पास मनरेगा है, मनरेगा का जॉब कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, आधार है, इवन कुछ लोग मेट्रो कार्ड भी दिखा रहे थे कि इतने सारे कार्ड हमारे पास हैं, लेकिन जो सबसे आसान कार्ड है आधार कार्ड, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको बनाया क्यों? और उनका ये प्ली था कि हमने जब 2004 में इसी के आधार पर वोट दिया है और आपने हाउस टू हाउस सर्वे बराबर करते रहे हैं, तब इस प्रोसेस की जरूरत क्या थी? अगर करना ही है तो नॉन इलेक्शन ईयर में कीजिए, लोगों को समय दीजिए। और सबसे बड़ी बात सौरभ, मुझे जो लगा, जो कॉमन थ्रेड बोलता हूं, द बिग माइग्रेंट पॉपुलेशन विच इज
20 से लेके 40-50% तक बिहार में है, अपर कास्ट में बहुत ज्यादा है, क्रॉस द बोर्ड है, अक्रॉस द कंस्टिट्यूएंसी है। तो एक माइग्रेंट पॉपुलेशन का क्वेश्चन और दूसरा सारे लोगों का, दलित का क्वेश्चन, ओबीसी का क्वेश्चन, ईबीसी का क्वेश्चन, क्योंकि उनके पास वो कार्ड ही नहीं थे। ये पूरे एक्सरसाइज में 5 दिन इनिशियल इट वाज क्याओस, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के था कागज लो। तब मैंने क्या किया कि एक दिन में बीएलओ के साथ मैंने 24 घंटे गुजारे। एक अपने ही आदमी से कॉन्फिडेंस में लिया, मैंने कहा नाम नहीं लिखूंगा, तो मैं पूरा रात भर, एक रात दूसरे दिन शाम तक, कि करते क्या हो मुझे बताओ। फॉर्म लेके आता है, 10:30 बजे रात में उसका नेट स्लो खुलता है, और एक फॉर्म को अप्रूव करने में उसको 20 मिनट लगता है, 2 फॉर्म। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात उसने बताई कि इसमें कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है, सारे इसकी बटन दबाते चले जाइए, आप लास्ट बटन आपका रिकमेंड होगा। बीएलओ ऐप पर लॉगिन पर आप रिकमेंड डालते हैं, तो बीएलओ के एंड से आपके पास अगर निकल गया फॉर्म, तो आप यू स्टेड ए वोटर, आप इलेक्टोरल रोल में थे, आप इलेक्टोरल रोल में रहेंगे। तो ये जो बात कही गई कि डॉक्यूमेंट बाद में जमा कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने 2 बार वो ऐड निकाला। वो ये था कि आपके पास विद डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, विदाउट डॉक्यूमेंट वो दे सकते हैं। लेकिन बीएलओ ने कहा कि इनिशियली हमने अपलोड किया, मैंने देखा कि मेरे सामने में 60 अपलोडेड डॉक्यूमेंट में ओनली 12 डॉक्यूमेंट में उन्होंने अटैचमेंट लगाया, शेष विदाउट अटैचमेंट के अपलोड कर दिया। फिर मैंने पूछा कि माइग्रेंट का क्या करोगे? बोला का सब तो चाचा भतीजा सारे रिलेटिव हैं, किससे मार खानी है, तो उन सब का भी कोई साइन करके दे देगा, नहीं करेगा हम खुद ही कर देंगे साइन करके अपलोड। तो इस तरह से रूल्स जो हो ग्राउंड में मैं देखा, ये पूरा प्रोसेस मुझे फ्लॉड लगा, और लगा कि प्रॉपर रूल्स बहुत ही जल्दीबाजी में, एसडीपीओ का प्रेशर, वीडियो का प्रेशर, कहाँ हो, फील्ड में क्यों घूम जा रहे हो, नेट नहीं मिलता है तो पहाड़ पर चढ़ जाओ, जहां जाए वहां लो। तो इसलिए कंप्लीटली क्वेटर कुछ बीएलओ जरूर ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम इस ईमानदारी से कर रहे हैं तो हम 50-60% से ज्यादा अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये मिली जुली बात थी। और उसके बाद जो आज जो बात आई, आज भी कुछ बीएलओ से मिला, वो 3 और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की बात जो हुई, आधार, इपिक और राशन की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कहा, तो उन्होंने कहा कि हम तो 11 भी नहीं मांग रहे हैं, तो 3 आप क्यों जोड़ रहे हैं? कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ फॉर्म को घर पर बैठ करके अपलोड करने में लगे हैं। वी आर जस्ट गेटिंग द नंबर। तो ये अक्रॉस द बोर्ड ये पूरे बिहार की स्थिति है, प्री सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, इवन पोस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। पुष्पमित्र भाई, आप भी इस मुद्दे पर कवरेज कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? मेरे पास बीएलओ ने ये फॉर्म अभी कल भेजा है, ये फॉर्म है मेरे लिए, और इसमें जो 11 दस्तावेजों की सूची मांगी गई है और बाकी जो क्राइटेरिया है, उससे एक बात समझ में आती है कि ये लोग बार बार 1987 के डेट का जिक्र करते हैं कि उस तारीख से पहले जो हैं उनको लगता है कि ये लोग वैलिड नागरिक हैं, और उसके तारीख के बाद के जो लोग जन्म लिए हैं या वोटर बने हैं उनको लेकर चुनाव आयोग को डाउट है। एक तो मसला ये है। दूसरा, चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयोग ने इस बीच में ही एक स्टेटमेंट जारी किया कि जो लोग सामान्य रूप से कहीं के निवासी हैं वो वही मतदान करें। तो मुझे इस पूरे प्रक्रिया को लेके 2 बातें समझ में आती है। एक तो ये कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात बार बार होती है बिहार में कि ये घुसपैठिए आके यहाँ वोटर कार्ड बना लिए हैं, वो उनको हटाने का एक मकसद है। दूसरा, जो बिहार के ऐसे माइग्रेंट्स जो दिल्ली में, पंजाब में या कहीं भी जाके स्थायी रूप से बस गए हैं लेकिन उनका वोटर कार्ड बिहार में ही है, उनको हटाने का। ये 2 मकसद मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का रहा होगा। हालांकि स्पष्ट रूप से उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस चक्कर में जो उन्होंने पूरी प्रक्रिया शुरू की है, तो टाइमिंग और दूसरे जो 11 दस्तावेज, उससे ये हुआ कि घाव को हटाने के लिए पैर काटने की मतलब सिफारिश कर दिया आयोग ने, और उसमें वो फंस गए। और जैसा संतोष जी अभी बता रहे हैं, अब वो नाक की लड़ाई हो गई है। ये लोग कह रहे हैं कि हम करेंगे, और उसके लिए आधार लिया जा रहा है। कोई भी सर्टिफिकेट लेके, मेरे गांव में जो मेरे भाई और दूसरे लोगों के साथ जो हुआ है, उसमें उन लोगों ने आधार लेकर सबको कर दिया है। जैसा संतोष जी बता रहे, कई जगह बिना प्रमाण पत्र के भी वो सबको ओके करते जा रहे हैं। अब नंबर बढ़ा रहे हैं। जो कहा जा रहा था कि 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उसमें से ज्यादातर दस्तावेज लोगों के पास नहीं है, क्योंकि ऐसे दस्तावेज, जैसे सूची कई बार मीडिया में आ चुकी है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें से ज्यादातर ऐसे दस्तावेज हैं जो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास ही परिवार में, जो नौकरीशुदा परिवार हो, उसी के पास में हो सकते हैं। बिहार में ज्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं,
इनके पास ऐसे दस्तावेज होंगे। तो जो चीज चुनाव आयोग करना चाहती थी कि घुसपैठिए जो दूसरे देश के या गलत तरीके से वोटर आईडी बना लिया उनको हटाना, या जो माइग्रेंट्स हैं उनको हटाना, उसका तरीका हो सकता था अलग, और उसको अलग समय में किसी निश्चितता वाले समय में किया जाता तो ये हो जाता। लेकिन अभी इस हड़बड़ी अफरा तफरी में जिस तरीके से किया, उसने बैठे बिठाए बिहार के विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा मुद्दा दे दिया, जिसके कारण इन लोगों ने प्रदर्शन किया, लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। और ये मुद्दा मतलब बिहार में चुनाव से पहले, ये बिहार का चुनाव अब तक मुद्दा विहीन था, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि नोटबंदी के बाद अब वोटबंदी हो रही है। तो ये पूरी प्रक्रिया अगर अच्छे मकसद से भी शुरू की गई थी तो उसकी प्रक्रिया में इतनी दिक्कतें रही जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हुई। और अब एक ऐसी स्थिति बन गई है कि चुनाव आयोग इसको विड्रॉ भी नहीं कर सकता है, मामला अदालत में है, और जैसे तैसे पूरा काम किया जा रहा है। और हर जगह कोई भी BLO जो है कोई भी दस्तावेज देके इस मामले को निपटा रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को है जो लड़कियां दूसरे राज्यों से और नेपाल जैसे देश से ब्याह करके आई है, उनके पास तो कोई दस्तावेज नहीं है, ना उनके माता पिता यहाँ कभी वोटर रहे हैं, उनको बहुत दिक्कतें अभी भी आ रही है। हालांकि ऐसे मामलों को भी व्यावहारिक तौर पर निपटाया जा रहा है, लेकिन उनके लिए दिक्कत है। माइग्रेंट्स में ऐसे लोग जो 2-3 महीने के लिए कहीं जाते हैं काम करने के लिए, जैसे मखाना के फोड़ी हैं, वो उनका पूरा का पूरा परिवार जो है अभी जून जुलाई से माइग्रेशन करना शुरू करता है और वो अक्टूबर नवंबर तक बाहर ही रहता है। तो वो कैसे करेंगे, वो एक मसला रहता है। धान की रोपनी के लिए लोग पंजाब जाते हैं, फिर धान की कटनी के लिए जाते हैं, अभी रोपनी का मौसम है तो लोग पंजाब गए होंगे। इन लोगों को बहुत दिक्कत है, ये तो बिल्कुल गलत समय था जुलाई का महीना, ये खेती का भी मौसम है, तो इस वजह से सारी दिक्कत हुई, बिना सोचे समझे बिना तैयारी के जो पूरी प्रक्रिया चली। तो इसलिए अफरा तफरी और विपक्ष को मुद्दा देना और लोगों को परेशानी में डालने वाला ये पूरा मसला था जी। और व्यावहारिक समस्याएं जो बिहार की प्रकृति को समझते हैं उस हिसाब से इन पर तो बात हो ही रही है, जो आपने और संतोष जी ने कहा। लीगली भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कोर्ट में तो बात चली रही है। आज ही के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा जी का मैं एक कॉलम पढ़ रहा था, उन्होंने कुछ बड़ी मार्के की बातें कही हैं जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। वो लिखते हैं, व्हाट इज़ पजलिंग इन द केस ऑफ बिहार इज़ दैट द EC डिस्कार्डेड इट्स ओन फाइंडिंग्स ऑफ मोर देन 2 decades in registering electors as per its notified due process and placed the burden of proof on electors कि अब तुम साबित करो। In an unprecedented step, it ordered that registration till 2003 would carry probative evidence of eligibility including presumption of citizenship not mentioned in earlier revisions। एक तो ये बात है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की अगर आप हियरिंग पढ़ें तो उसमें बार बार इस पे बात आ रही, जो विपक्षी दलील दे रहे हैं कि साहब ये नागरिकता पे बात करना चाहते हैं। अब नागरिकता को लेकर क्या लिखते हैं अशोक लवासा जी, इट इज़ इक्वली इनकंट्रोवर्टिबल दैट द ECI इज़ द एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ठीक बात है, आप इलेक्टोरल रोल को सुपरवाइज करिए। इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट दैट देयर इज़ नो लीगल डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द गवर्नमेंट बाय विच सिटीजनशिप कैन बी प्रूव्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप ये कागज़ दिखा दो कि साहब ये कागज़ मेरे पास है तो मैं नागरिक हूँ। हाउ फेयर इज इट देन टू आस्क सिटीजन्स टू प्रोड्यूस अ कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट टू एस्टैब्लिश सिटीजनशिप? Conscious of its constitutional obligation, the ECCI neither waited for the government to fulfill its legal responsibility of issuing a citizenship document, nor was guided by it into adopting a system to satisfy itself about a citizen's eligibility in preparing electoral rolls. A bureaucratic approach coupled with an unclear purpose can be a nightmare for citizens. Even if the ECI agrees to expand the list of documents that electors are required to submit for reconfirming the satisfaction of the ERO, the distinction made between two groups of electors pre and post 2003 is unreasonable and needs reviews. ये अशोक लवासा जी ने कहा है। अब मैं आशीष रंजन जी के पास चलता हूँ। जी सर, इस विषय पर आपके विचार। आशीष जी, ये कहा जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होंगे? वो जो विस्थापित मजदूर हैं, वो जो गरीब हैं, वो जिनके पास पुख्ता कागज़ नहीं हैं, जिनके पास मैट्रिकुलेशन के कागज़ हैं, पासपोर्ट हैं, बाकी सब डॉक्यूमेंट हैं, उनको तो दिक्कत नहीं आएगी।
पर बिहार जैसे गरीब राज्य में ऐसे लोग कितने हैं जहां पे आधार कार्ड ही 87% लोगों के पास है ना? बताइए आशीष जी। जी सौरभ जी, बहुत सारी बातें अभी बातचीत हो चुकी है। मैं एक दो चीजें जो संतोष सर पैसुर में बात भी कर रहे थे, फर्जी सिग्नेचर की और उन सब चीजों को, मैं भी खुद बिहार में हूँ और काफी सारे ये एविडेंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पे बातचीत करें, चूंकि आंकड़ों से थोड़ा 7.9 करोड़ मतदाता है बिहार में, ठीक है, और उसमें 2.9 करोड़ माना जा रहा है कि जिनको थोड़ा एलिजिबिलिटी साबित करनी पड़ेगी। अब मान के चलिए 7 पॉइंट, मेरा अपना जो अनुमान है जिस तरीके से होता है, क्योंकि मोटा मोटी देखिए जो अभी बीएलओ का जिक्र हो रहा था, बेसिकली इलेक्टर्स में जो नाम जुड़ते हैं वो बीएलओ के थ्रू होते हैं। ये वही बीएलओ है जो कि पहले भी किन्हीं का नाम जोड़े हैं या निकाले हैं और आज भी वही है। और किस तरीके से हो रहा है वो हो रहा है। मेरा मोटा मोटी जो लग रहा है वो ये कि नोटबंदी की तरह लगभग 99% के आसपास लोगों के नाम जुड़ जाएंगे। अब सवाल यह है कि 1% जो छूटेंगे वो कौन होंगे? तो 1% जो छूटेंगे वो करीब करीब मान के चलिए कि 7.9 लाख यानी 8 लाख मतदाता। अगर उसको इलेक्शन के टर्म में देखें तो पहली बात ये कि वो पर बूथ, पोलिंग बूथ जो है 10, जो कि बहुत सिंपल छोटा नंबर लिख रहा है। लेकिन अगर उसको असेंबली में कन्वर्ट करें तो मोटे मोटी तौर पे 3251 यानी 3250 वोट जो है हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से छूट सकते हैं। और उसका नतीजा ये हो सकता है कि मैं आपको 2020 का रिजल्ट बताऊं, 35 सीट असेंबली सीट्स ऐसे थे जो कि 3000 से कम मार्जिन पे डिसाइड हुए थे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में 20 सीटें। और जिस तरीके का 2020 का विधानसभा चुनाव था क्लोज और कैसे सीट्स नजदीकी मुकाबला था, तो आप थोड़ा सोचिए कि अगर वोट इधर से उधर होते हैं तो क्या परिणाम हो सकता है। अब सवाल यह है कि किसके कट सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें कोई, जो भी बिहार को समझते हैं और वहां की समाज को समझते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि वो 1 से 2% जो छूटेंगे वो आपको धान के खेतों में काम करने वाले, पंजाब हरियाणा में मजदूरी करने वाले और वैसे लोग होंगे, यानी कि बहुत ही गरीब तबका का लोग होगा, ठीक है, दलित कम्युनिटी से लोग होंगे, ईबीसी से लोग होंगे। और पॉलिटिकली किस पार्टी को नफा नुकसान होगा ये हम आप और जो भी सुन रहे हैं इस डिबेट को वो बड़े आसानी से समझ सकते हैं। एक चीज जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन और दूसरों, सो बेसिकली जब आजादी के बाद एक अरविंद स्वामी की एक किताब है हाउ इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक, उसमें जब 51-92 में जब पहला लोकसभा चुनाव हो रहा था, पहली चुनाव हो रहे थे, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर होने थे, तो उस समय जो 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो वोटर थे वो तकरीबन 1/5 थे जितने पॉपुलेशन थे उसके अवसर, मतलब करीब करीब 30 मिलियन के आसपास। लेकिन जो बड़ा चैलेंज था और जो चूंकि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज सरकार ने घोषणा कर चुकी थी, तो उसमें तकरीबन 49% ऑफ द पॉपुलेशन, तकरीबन 173 मिलियन, मतलब 17 करोड़ के आसपास के लोगों का जोड़ना था। और जो मोटिव था वो इंक्लूजन का मोटिव था कि लोगों को इंक्लूड कीजिए टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। आज जो हो रहा है उसको, क्योंकि थ्योरेटिकल आर्गुमेंट की बात हो रही है, वो जो ईसीआई जो है, चाहे जो भी लीगली उनको इंपावर किया गया है, वो एक्सक्लूजन के दौर पर एक्सक्लूड करने का। अब मोटा मोटी सवाल यह है कि जब मुझे लग रहा है कि 99% में मेरी जो समझ में आ रही है, अगर लोग आ ही जाएंगे तो 1% लोगों के लिए आप इतना जो हाई तौबा, इतना बड़ा एक्सरसाइज और एक्सपेंसिव एक्सरसाइज किया है, उसका क्या परिणाम आएगा। और मैं क्यों कह रहा हूं ये, वो चाहे आप बिहार देखिए, अपने आप में कोई बॉर्डर स्टेट है नहीं, उसके राज्यों के साथ बॉर्डर होती है और नेपाल के साथ बॉर्डर रखते हैं। नेपाल से कितने आते हैं हम सब जानते हैं। असली टारगेट जो कहा भी जाता है पॉलिटिकली, चाहे जिस तरफ से हो, बांग्लादेशियों के, बांग्लादेश के साथ ना माइग्रेंट ना बॉर्डर एरिया है कि आएंगे। और अगर आते भी हैं तो ये सेम बीएलओ तो इंक्लूड किए होंगे ना, उनका सेम लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के हो रहे हो या ये लोकल गवर्नेंस के रहे हो, वही लोग इलेक्टेड। वो अभी कैसे एक्सक्लूड करेंगे, किस वजह पे एक्सक्लूड करेंगे? और जिस तरीके का लिपापोती हो रहा है, बेसिकली ये लिपापोती ही होगा। तो जो देखिए उद्देश्य जो है इलेक्टोरल रोल के साफ सुथरा का, ये एक बढ़िया उद्देश्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप दूरदर्शिता नहीं दिखाएंगे और वेल प्लान के साथ नहीं चलेंगे तो आप हराभरी होगी, हराकारी होगी और ले देंगे। जो सबसे बड़ी बात है, देखिए बेसिकली चाहे 200 रुपया लगे, 100 रुपया लगे, 150 रुपया, या डॉक्यूमेंट जो फोटो साइबर कैफे में जाके लोगों को डॉक्यूमेंट्स लाना पड़े, बेसिकली जो गरीब है
वो और बेचारे इस जो करप्शन, लोकल लेवल का करप्शन है, चाहे भले वो 500 रुपये ही खर्च हो, उसका 200 रुपये ही खर्च हो, अमीर आराम से उनका अपना रसूख होता है, उनका नाम तो कटने से रहा। और जो गरीब के लिए जितनी सारी परेशानी होगी, तो मोटा मोटी जो डेमोक्रेसी जो बेसिकली गरीब को फोकस में करके ध्यान रखा जाता है, अल्टीमेटली इस पूरे एक्सरसाइज से उसी को ज्यादा नुकसान है, उसी के पास एक्सक्लूजन का ज्यादा बड़ा डर है। थैंक यू आशीष जी।